हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है बच्चों। आज हम समकालीन विश्व सुरक्षा का सेकेंड पार्ट देखेंगे। और हमने बाहरी सुरक्षा की तो चर्चा कर लिया था। अब हम आंतरिक पर सुरक्षा करेंगे। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा करेंगे बच्चों। तो आइए, आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा का अर्थ है किसी देश के सीमाओं के भीतर शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा सुरक्षा का पारंपरिक धारणा का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसका सीधा संबंध देश की सीमाओं के भीतर शांति, कानून व्यवस्था और स्थिरता को बनाए रखना है। ठीक बच्चों, आसान भाषा में यदि बाहरी सुरक्षा का अर्थ दुश्मन देश के हमले से बचना है, तो आंतरिक सुरक्षा का अर्थ देश के अंदर होने वाली हिंसा और अस्थिरता को रोकना है। ठीक है, हम बाहरी सुरक्षा का मतलब क्या समझे कि कोई भी देश हमारे ऊपर हमला न करे। लेकिन आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या है, अपने देश के भीतर, ठीक है, हम सुरक्षित रहें। ठीक है, जैसे दंगा, क्या बच्चों, जैसे दंगा, ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का हिंसा। ठीक, तो आंतरिक सुरक्षा का अर्थ देश के अंदर होने वाली हिंसा और अस्थिरता को रोकना। देश के अंदर जो हिंसा होती है उसको अस्थिरता को रोकना, ये क्या है, हमारा आंतरिक सुरक्षा का। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा का महत्व बच्चों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के ताकतवर और विकसित देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने यहाँ आंतरिक शांति कायम कर ली थी। इसीलिए उनके लिए सुरक्षा का मतलब केवल बाहरी खतरा रह गया है। ठीक है, ये सब जो देश डेवलप विकसित हैं, वो उनको आंतरिक खतरा नहीं है, सिर्फ किसका खतरा, बाह्य खतरा है। उन्होंने क्या कर लिया है, उन्हें अपने आंतरिक को शांति कायम कर ली है। ठीक है, ठीक, अब उनको खतरा किससे है, सिर्फ बाहरी सुरक्षा से खतरा है। ठीक है, तो जो विकसित देश है उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन विकासशील देश अभी भी लड़ रहे हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका आदि देश के लिए आंतरिक सुरक्षा आज भी उतना ही बड़ी चुनौती जितना कि बाहरी सुरक्षा। ठीक बच्चों, आंतरिक सुरक्षा के सामने मुख्य खतरे देश के भीतर की सुरक्षा को मुख्य रूप से कारणों से खतरा होता है। ठीक है, जैसे आंतरिक खतरा में क्या क्या है, आंतरिक खतरा में क्या क्या देख सकते हैं, अलगाववादी आंदोलन, जब देश के भीतर ही कोई समुदाय या क्षेत्र, भाषा या धर्म, जातीयता के आधार पर खुद को देश से अलग कर एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करता है, जैसे नागालैंड, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में हो रही चुनौतियां। ठीक है, अलगाववादी आंदोलन, जैसे मान लीजिए कोई संगठन है, देश के नाम, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, ठीक है, क्षेत्र के आधार पे वो अलग देश की मांग करता है, तो उनसे भी खतरा है, हमको उनसे भी खतरा है। जैसे नागालैंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से, ठीक, जैसे तमिलनाडु में, ठीक है, तो ऐसे ऐसे चुनौतियाँ बने रहते हैं। ठीक, जैसे पंजाब में भी कुछ हिस्सों में ऐसा ही है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, कोई धर्म के नाम पे, कोई भाषा के नाम पे, कोई जाति के नाम पे क्या अलग देश की मांग कर रहा है। ठीक बच्चों, दूसरा है बच्चों नक्सलवाद और उग्रवाद। ठीक बच्चों, नक्सलवाद और उग्रवाद क्या है, सरकार की नीतियों के खिलाफ सशक्त विद्रोह करना। भारत में लाल गलियारा के नाम से जाने वाले क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित रहे हैं। ठीक है, नक्सलवाद और उग्रवाद, ठीक है, ये सरकार की नीतियों क्या करते हैं, विरोध करते हैं कि ऐसा हमको नीति नहीं चाहिए। सरकार की हर नीतियों का विरोध करते हैं ये। ठीक है, नक्सलवाद और उग्रवाद। ठीक है, तो इनसे भी क्या है, हमको खतरा है। सांप्रदायिकता और जातीय हिंसा, धर्म और जाति के नाम पर होने वाले दंगे जो देश की एकता और अखंडता को कमजोर करते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक और जातीय हिंसा। ठीक है, तीसरा है, अंतिम है
राजनीतिक अस्थिरता, सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन और तख्तापलट की कोशिश। ठीक है, अब देख लेते हैं आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का गहरा संबंध। ठीक है, हम लोग दोनों देख लिए, पारंपरिक अवधारणा का हम देख लिए, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा भी देख लिए। अब हम देखेंगे बच्चों कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का गहरा संबंध कैसे है। अक्सर आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। बाहरी दुश्मन देश अक्सर हमारे देश के भीतर असंतोष का फायदा उठाते हैं और अलगाववादी समूहों पे पैसा और हथियार मुहैया कराते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जो दूसरे देशों को अगर अलग हमारे देश में हिंसा करानी है तो क्या करेंगे, उन अलगाववादियों से, ठीक है, क्या करेंगे, उनको हथियार मुहैया कराएंगे कि तुम इनके अंदर ही क्या करो, इनको तोड़ो, दंगा कराओ, ये इनका काम होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो बाहरी और आंतरिक क्या हुआ, एक दूसरे से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। ठीक है, छद्म युग प्रॉक्सी वार कहा जाता है। ठीक है, इसे प्रॉक्सी वार कहा जाता है, मतलब सामने से युद्ध न करना, इनडायरेक्ट युद्ध करना। ठीक है, ठीक, कोई भी देश, जैसे चाइना है, चाइना क्या करता है, चाइना क्या करता है, चाइना अपने संगठन को भेजता है और उनसे क्या करता है कि वहां पे जाके उन देश में दंगा करो, क्या करो, दंगा करो। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको छद्म युग बोलते हैं, प्रॉक्सी वार बोलते हैं, जो सीधा युद्ध न होकर अंदरूनी कलह के जरिए देश को कमजोर किया जाता है। ठीक है, मतलब अंदर ही कमजोर किया जाता है, दिखाई नहीं देता कि बाहरी देश युद्ध हमला कर रहा है ना। हम कुछ संगठन को क्या करते हैं, जैसे कोई चीन है, ठीक, तो क्या करता है, माओवादियों को भेज देगा, अब पैसा देगा, हथियार मुहैया करा देगा। ठीक है, और कह देगा कि आंतरिक देश में ही कलह करो, दंगा कराओ, जिससे क्या हो जाएगी, इससे भारत की एकता और अखंडता का भंग होगी। ठीक है, तो देश के लिए क्या होगा, दिक्कत पैदा होगी। ठीक, भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा और रणनीति, भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाता है। ठीक है, भारत, बताइए, भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन कौन सा कदम उठाता है, भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन कौन सा कदम उठाता है। पहला है अर्धसैनिक बल और पुलिस, उसने सीआरपीएफ का गठन किया है, बीएसएफ का गठन किया है, स्थानीय पुलिस और आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए करता है। खुफिया एजेंसी जैसे आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, जैसे एजेंसियों संभावित खतरों की पहले ही जानकारी जुटाती है। ठीक है, खुफिया तरीके से आईबी क्या करती है, खुफिया तरीकों से जानकारी जुटाती है। अभी इस पे एक मूवी भी आई है, ठीक, एक आई है धुरंधर मूवी आई है बच्चों। ठीक है, इसी पे आधारित है, इसी पे आधारित है। ठीक है बच्चों, विकास कार्य, नक्सलवाद जैसे खतरों से निपटने के लिए सरकार उन क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाती है ताकि लोग मुख्य धारा में जुड़ सकें। ठीक है, नक्सलवाद, ठीक है, जो अशिक्षित हैं उनको का बहला फुसला कर उनसे काम कराया जाता है। तो वहाँ पे क्या करती है सरकार, वहाँ पे शिक्षा उपलब्ध कराती है, स्वास्थ्य उपलब्ध कराती है कि लोग शिक्षित होंगे तो मुख्य धारा में क्या जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ का खतरा क्या हो जाएगा, टल जाएगा। ठीक है, अंतिम है संवाद और समझौता, विद्रोही समूहों के साथ बातचीत करके उन्हें शांति समझौते के लिए राजी करना। ठीक, निष्कर्ष का देख लेते हैं। तो पारंपरिक धारणा में, निष्कर्ष पारंपरिक धारणा में हम देख लें, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा देख लिए। पारंपरिक धारणा मानती है कि यदि कोई देश अपनी सीमाओं और आंतरिक व्यवस्था को सुरक्षित रख लेता है तो वह सुरक्षित है। ठीक है, कोई भी देश अगर बाहरी और आंतरिक मामलों को सुरक्षित रख लेता है तो उसका देश क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, लेकिन आधुनिक समय में अब अपरंपरागत धारणा, ठीक है, अपरंपरागत धारणा जैसे महामारी, गरीबी को भी उतना ही महत्व दिया जाने लगा है। ठीक, उतना ही महत्व दिया जाना लगा है। ठीक बच्चों,
एक टॉपिक हम समझ लेते हैं बच्चों कि यह पारंपरिक धारणा में मानी जाएगी, ठीक है, पारंपरिक धारणा में मानी जाएगी निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण, ठीक है, निशस्त्रीकरण सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। इसे सरल अर्थ में खतरों को कम करने के लिए हथियारों को त्यागना, उन्हें समाप्त करना, ठीक है। खतरों को कम करने के लिए हथियारों को त्यागना और उन्हें नष्ट करना, उन्हें समाप्त करना। जब दुनिया के देश आपस में समझौता करते हैं तो वे कुछ खास तरह के विनाशकारी हथियारों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें नष्ट कर देंगे, तो उन्हें निशस्त्रीकरण कहा जाता है, ठीक है। निशस्त्रीकरण मतलब कम से कम, न के बराबर हथियार का प्रयोग, ठीक है। निशस्त्रीकरण के मुख्य बातें: विनाशकारी हथियारों पर रोक, ठीक है, विनाशकारी हथियार पर जैसे परमाणु बम, ठीक है, रासायनिक बम, जैविक बम, ठीक है, जैविक बम, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य उन हथियारों को खत्म करना है जो पूरी मानवता के लिए खतरा है, जैसे परमाणु, जैविक, रासायनिक हथियार, ठीक है। हिंसा को सीमित करना, यदि देशों के पास हथियार कम होंगे तो युद्ध होने की स्थिति में नुकसान भी कम होगा। संसाधनों का सही उपयोग, हथियारों की होड़ में अब अरबों रुपए खर्च होते हैं। निशस्त्रीकरण से वह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर खर्च किया जा सकता है, ठीक है। जो पैसा कहते हम लोग हथियार पे खर्चा करेंगे वो किस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे खर्चा कर सकते हैं, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि निशस्त्रीकरण के रूप में कौन कौन सी संधियां हुई हैं। निशस्त्रीकरण को, ठीक है, निशस्त्रीकरण के लिए कौन कौन संधियां, शस्त्र को रोकने के लिए, हथियारों को कम होड़ के लिए कौन कौन सी संधियां हुई हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में दुनिया भर में कुछ प्रमुख समझौते हुए हैं, जैसे जैविक हथियार संधि, ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक, WBC बोलते हैं, BWC बोलते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है, WC। यह कब आया था बच्चों? यह BWC कब आया था, ठीक है, ये कब आया था? तो कहेंगे 1972 में आया था। इसके तहत दुनिया के देशों में जैविक हथियार, कीटाणुओं से फैलने वाली बीमारियों को हथियार बनाने और उन पर रोक लगा दी गई थी। 100 से अधिक इन देशों पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। दूसरा है बच्चों रासायनिक हथियार संधि, CWC, केमिकल वेपन, ठीक है, कन्वेंशन, ठीक। ये आया था 1992 में, वो 72 में आया था, ये 92 में आया था, ठीक है, 20 साल बाद, ठीक। तो इस संधि के जरिए जहरीली गैसें और रासायनिक हथियारों के निर्माण और इस्तेमाल को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों परमाणु अप्रसार संधि, जिसको बोलते हैं NPT। यह संधि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए की गई थी। हालांकि भारत ने इसे भेदभावपूर्ण मानकर इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, ठीक है। इस पर बहुत से देशों ने हस्ताक्षर किया था लेकिन भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था, ठीक है। NPT का पूरा नाम है परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन, ठीक है, ठीक। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा के अध्याय का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक। यह संधि 1968 में हस्ताक्षर की हुई थी और 1970 में लागू हुई थी, ठीक है। 1968 में क्या लोग हस्ताक्षर किए थे और 70 में क्या हो गई, लागू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना था, मतलब इसको बढ़ावा से रोकना था और अनंत परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना था, ठीक है। NPT के तीन मुख्य स्तंभ हैं, ठीक है। अप्रसार, ठीक है, जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है वे उन्हें हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक। जिनके पास हथियार नहीं है वो हथियार लेने की कोशिश नहीं करेंगे। निशस्त्रीकरण, जिनके पास परमाणु हथियार हैं वे धीरे धीरे उन खत्म करने की दिशा में काम करेंगे, ठीक है।
और तीसरा है परमाणु ऊर्जा और शांतिपूर्ण उपयोग। सभी देशों को बिजली बनाने और चिकित्सा जैसे शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए अधिकार रहेगा। ठीक है। संधि का मुख्य शर्त और विवाद का कारण। एनपीटी के अनुसार दुनिया के 2 भागों में बांट दिया गया था। परमाणु अप्रसरण संधि P5। ठीक है। ठीक बच्चों, तो परमाणु हथियार संपन्न देश P5 क्लब के देश हैं, जो आपको बताया था हमने। ठीक है। P5 देश जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया है, जिसमें कौन कौन से देश थे? अमेरिका था, सोवियत संघ था, ब्रिटेन था, रूस था, फ्रांस था, चीन था। इन्हें हथियार रखने की अनुमति दी गई। ठीक है। मतलब जिनके पास है उनके पास रहेगा। ठीक है। अन्य देश, बाकी देश परमाणु हथियार बनाने में और प्राप्त करने में रोक दिया गया। ठीक है। भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? अरे भैया, भारत ने इस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? तो भारत उन गिने चुने देशों के में से है, जैसे पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया, जिन्होंने अपनी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत के विरोध में मुख्य कारण निम्नलिखित है। भेदभावपूर्ण संधि। भारत का मानना था कि यह संधि दुनिया के बिना हथियार वाले देशों को बांटती है। यह शक्तिशाली देशों को हथियार रखने की छूट देती है और दूसरे पर पाबंदी लगाती है। ठीक है। मतलब जिनके पास है वो रखेगा, जिनके पास नहीं है उन पर प्रतिबंध लगाएगा। इसीलिए भेदभावपूर्ण बना। अपूर्ण निशस्त्रीकरण। भारत का कहना है कि निशस्त्रीकरण सार्वभौमिक होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। यानी पूरी दुनिया से परमाणु हथियार खत्म होने चाहिए, न कि केवल कुछ देशों पर रोक लगनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान परमाणु संपन्न है। ठीक है। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए भारत ने भी परमाणु विकल्प को खुला रखना जरूरी समझा। ठीक। अब बच्चों, हमने परंपरागत धारणा को देख लिया। अब हम देखेंगे बच्चों सुरक्षा के अपरंपरागत धारणा को। ठीक है। अपरंपरागत धारणा को हम देखेंगे। ठीक। सुरक्षा के अपरंपरागत धारणा को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशन। पारंपरिक सैन्य खतरों से बहुत आगे निकल जाती है। पारंपरिक सैन्य खतरों से बहुत आगे निकल जाती है। इसे मानवीय सुरक्षा या विश्व सुरक्षा भी कहा जाता है। ठीक है। ठीक। सरल शब्दों में यह धारणा मानती है कि केवल राज्य या देश की सीमाओं को बचाना ही सुरक्षा नहीं है। ठीक है। बल्कि उस देश के भीतर रहने वाले इंसानों को खतरों से बचाना असली सुरक्षा है। ठीक है। हमने परंपरागत धारणा माना था कि बाहरी और आंतरिक सुरक्षा है। ठीक है। लेकिन अपरंपरागत धारणा में मानना है, ठीक, मानना क्या है? मानना है कि केवल राज्य देश के सीमाओं को बचाना ही सुरक्षा नहीं है, बल्कि देश के भीतर रहने वाले इंसानों को खतरों से बचाना ही असली सुरक्षा है। मतलब उनको बीमारियों से, कोई भी बीमारी हो उनसे बचाना, कोई भी खतरा उनसे बचाना। ठीक है। ये अपरंपरागत धारणा में आएगा। अपरंपरागत धारणा के मुख्य विशेषताएं। इसमें खतरे का स्रोत केवल विदेशी सेना नहीं होती, बल्कि भूख, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं। ठीक है। ठीक। इसमें क्या होती है? अपरंपरागत धारणा में क्या होता है? अपरंपरागत धारणा में होता है भूख, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं। उद्देश्य, इनका लक्ष्य अभाव से मुक्ति, भय से मुक्ति। ठीक है। सहयोग, इन खतरों से कोई देश अकेला नहीं लड़ सकता। ठीक है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय से संयुक्त राष्ट्र संघ, पिछले पे चर्चा किया था संयुक्त राष्ट्र संघ की
उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख खतरे अपरंपरागत सुरक्षा के दायरे में निम्नलिखित चुनौतियों को रखा जाता है। ठीक, पहला बच्चों, पहला है आतंकवाद। क्या है? आतंकवाद। यह राजनीतिक उद्देश्यों को जानबूझकर बेरहमी से नागरिकों को निशाना बनाता है। इसका उद्देश्य समाज में दहशत फैलाना और सरकारों को अपनी मांगों के मानने पर मजबूर करना है। ठीक है। दूसरा है मानवाधिकारों का हनन। जब किसी देश की सरकार या कोई समूह वहां के नागरिकों के बुनियादी अधिकारों जैसे बोलने की आज़ादी, जीवन का अधिकार को छीन लेता है तो यह भी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो मानवीय अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ये कोई भी सरकार वहाँ के लोगों को, ठीक है, बोलने की आज़ादी पर, जीवन जीने के अधिकार पर, ठीक है, जीवन जीने के अधिकार पर पाबंदी नहीं लगा सकता है। ठीक है। तीसरा है वैश्विक निर्धनता और भूखमरी। दुनिया की बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की कमी के कारण गरीबी बढ़ रही है। ठीक है, गरीब देशों में कुपोषण और भूखमरी से होने वाली मौतें किसी युद्ध से होने वाली मौतों से कहीं अधिक है। तीसरा है बच्चों महामारियां। क्या है? महामारियां, बीमारियां जैसे कोविड-19। अभी कोविड-19 आया था बच्चों, ठीक है, आप जानते हैं। एड्स, बर्ड फ्लू, इबोला अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं मानती। यह एक देश में फैली बीमारी पूरी तरह दुनिया के अस्तित्व में खतरा डाल सकती है। ठीक है। तीसरा अंतिम है पर्यावरण गिरावट, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत छेद और प्रदूषण जैसे खतरे पूरी मानवता के लिए विनाशकारी हैं। यदि समुद्र का स्तर बढ़ा तो कई द्वीप और तटीय डूब जाएंगे। ठीक है। वैश्विक ताप वृद्धि देखते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं बच्चों कि वैश्विक ताप वृद्धि क्या है। ठीक है, तो बच्चों बस आज तक यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक, कल बच्चों हम देखेंगे, हमने अभी तक चर्चा कर दिया कि पारंपरिक धारणा क्या होता है। अपारंपरिक धारणा में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, सभी चर्चा हो चुका है। अब हम एक टॉपिक को लेंगे, वैश्विक ताप वृद्धि। ठीक है। ठीक, इसको करा के हम मुख्य चीजें भी 2-4 हेडिंग और है, करा के ये चैप्टर आपका थर्ड पार्ट में खत्म हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में हमको जरूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, तो अगर इसका फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।